हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं हमारे चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक नया टॉपिक जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। हमने देखा था कि भाई जे थॉम्सन ने ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था जिसकी हेल्प से ये पता चला था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब सिमिलरली आज के सेशन में हम एक और एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे जिस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया कि अगर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो एटम के अंदर प्रोटॉन्स भी हैं। प्रोटॉन्स क्या है? एक और टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वैसे ही प्रोटॉन्स हैं। तो आज के सेशन का टारगेट क्या है? इस सेशन में हमें प्रोटॉन्स की डिस्कवरी पता करनी है, एक्सपेरिमेंट पता करना है। तो चलिए फटाफट से अपने सेशन को कर लेते हैं स्टार्ट। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा सेशन प्रोटॉन की डिस्कवरी के साथ। अब इससे पहले कि हम प्रोटॉन की डिस्कवरी पढ़ें या जो एक्सपेरिमेंट किया गया था प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए वो हम पढ़ें, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए जो हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़ा था ना, उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। उसमें हुआ क्या था कि साइंटिस्ट ने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, यानी कि एक ट्रांसपेरेंट ग्लास की ट्यूब ली गई थी। दोनों ही एंड्स में एक एक मेटल की प्लेट लगा दी गई थी। दोनों ही मेटल प्लेट्स को आप बोल सकते हो कि वायर की हेल्प से एक हाई वोल्टेज वाली बैटरी के साथ कनेक्ट करा गया था। उस डिस्चार्ज ट्यूब में इस तरीके का एक वैक्यूम पंप भी लगा था ताकि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो भी हवा ली गई है या गैस ली गई है उसके प्रेशर को रेगुलेट किया जा सके। तो हुआ क्या, वो वाली मेटल प्लेट जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच थी उसको कैथोड नाम दिया, और जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच थी उसको एनोड नाम दिया। अभी नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच्ड है कैथोड, तो वो खुद कैसी होगी? नेगेटिवली चार्ज होगी। और एनोड पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है तो वो एनोड क्या बन जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट बन जाएगी। तो आप खुद सोचो, अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास एनोड है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, तो उसके ऊपर अगर कोई चार्ज पहुंच रहा है, उस तक चार्ज पहुंच रहा है, तो कौन सा चार्ज पहुंचेगा? हमें पता है कि ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं भाई? ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। तो अगर एनोड के पास कोई चार्ज आ रहे हैं तो वो चार्ज कैसे होंगे भाई? वो होंगे नेगेटिव चार्जेस। सिमिलरली अगर कैथोड के पास कोई चार्जेस आ रहे हैं तो वो कैसे होंगे? पॉजिटिव चार्जेस। क्यों? क्योंकि कैथोड तो खुद कैसी है? नेगेटिवली चार्ज है। तो अगर कैथोड तक कोई चार्जेस आ रहे हैं तो वो कौन होंगे? ऑपोजिट चार्जेस होंगे, यानी कि पॉजिटिव चार्जेस होंगे। इज दैट क्लियर? हुआ क्या कि अब जो है साइंटिस्ट करवाना क्या चाह रहे थे? इस डिस्चार्ज ट्यूब में करंट को फ्लो करवाना चाह रहे थे। भाई आप बैटरी लगाते क्यों हो? किसी भी सर्किट में अगर आपको बैटरी आप जब लगाते हो तो होता क्या है? उस सर्किट में करंट फ्लो होने लगता है। किसी सर्किट में करंट फ्लो करवाना है तो आप बैटरी लगाते हो। बैटरी करती क्या है? बेसिकली एक पोटेंशियल डिफरेंस दे देती है। इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण हम बोलते हैं कि पूरे सर्किट में करंट फ्लो होने लगता है। तो साइंटिस्ट करना क्या चाह रहे थे कि ये जो बैटरी लगी थी ना, इस बैटरी की हेल्प से वो डिस्चार्ज ट्यूब में करंट को फ्लो करवाना चाह रहे थे। कैसे होगा करंट फ्लो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर? हमने एग्जांपल लिया था कि सपोज इस डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। हाइड्रोजन गैस के क्या होंगे? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स होंगे। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? आपस में कोलाइड करेंगे, भिड़ेंगे, जिसके कारण करंट फ्लो होगा। तो हुआ क्या कि डिस्चार्ज ट्यूब में जो वोल्टेज है, जो पूरा सेटअप है, उसमें जो वोल्टेज है वो बहुत हाई रखा गया। कितना रखा गया? 10,000 वोल्ट वोल्टेज रखा गया। इसके बाद में डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेशर भी बहुत हाई रखा गया। कितना? 10⁻³ mm ऑफ Hg। ये क्या है भाई? mmHg हम बोलते हैं कि एक प्रेशर की यूनिट होती है। हमारे अराउंड 760 mmHg प्रेशर होता है। तो इस डिस्चार्ज ट्यूब में बहुत ही हाई प्रेशर रखा गया था, 10⁻³ mmHg प्रेशर रखा गया था। ठीक है। अब हुआ क्या कि जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस इतना पोटेंशियल और इतना प्रेशर रखा गया, हुआ क्या कि साइंटिस्ट को एक रे आती हुई दिखी। क्या हुआ? साइंटिस्ट को हम बोलते हैं कि एक रे आती हुई दिखी, लेकिन वो रे कैसी थी? इनविजिबल थी। तो आपने बोला कि मैम इनविजिबल थी तो दिख कैसे गई? दिख ऐसे गई कि एनोड के पीछे जो है ना जिंक सल्फाइड की कोटिंग थी। जिंक सल्फाइड की कोटिंग इतने प्रेशर और इतने वोल्टेज पे ग्लो करने लगी। भाई जिंक सल्फाइड की जो कोटिंग होती है ना वो फ्लोरोसेंट होती है, यानी कि जब
उसके ऊपर चार्ज्ड पार्टिकल आकर के, या बोल सकते हो कि चार्जेस जब आकर के हिट करते हैं ना तो वो ग्लो करने लगती है। कैसी? ग्रीनिश येलो कलर में ग्लो करने लगती है। तो इतने प्रेशर और इतने वोल्टेज पे जो जिंक सल्फाइड की कोटिंग है, जो लेयर है, वो क्या करने लगी? ग्लो करने लगी। इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई चार्जेस तो आए हैं जिसने जिंक सल्फाइड की कोटिंग को ग्लो कर दिया, स्ट्राइक किया। अब कोटिंग के आगे था कौन? कोटिंग के आगे हम बोलते हैं कि एनोड था। तो एनोड तक अगर हम बोल रहे हैं कि जिंक सल्फाइड की कोटिंग तक चार्जेस आ रहे हैं, तो वो कैसे आ रहे हैं? सबसे पहले वो एनोड पे आए होंगे, एनोड को क्रॉस किया होगा, पेनिट्रेट किया होगा, तब जाकर के तो उसके पीछे जिंक सल्फाइड की जो कोटिंग थी वहां तक पहुंचे होंगे। तो एनोड खुद कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है। तो डेफिनेटली एनोड तक कौन से चार्जेस आए हैं? ऑपोजिट चार्जेस, यानी कि नेगेटिव चार्जेस। तो नेगेटिव चार्जेस आए जिन्होंने जिंक सल्फाइड की कोटिंग को ग्लो कर दिया। एनोड को क्रॉस करते हुए वो जिंक सल्फाइड की कोटिंग तक पहुंचे थे। अब साइंटिस्ट को लगा कि भाई नेगेटिव चार्जेस कहाँ से आएंगे, तो उनके दिमाग की बत्ती चली कि भाई एनोड के सामने तो कैथोड है, कैथोड खुद कैसा है? नेगेटिवली चार्ज है। तो हो सकता है कि कैथोड ने क्या किया हो? अपने आप से कुछ रेज निकाली हो, कैथोड रेज निकाली हो, और इन रेज के ऊपर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज हुआ होगा, और यही रेज कहाँ गई होंगी? एनोड तक गई होंगी। इसीलिए एक्सपेरिमेंट को कैथोड रे एक्सपेरिमेंट बोला। बाद में पता चला कि नहीं भैया, कैथोड से कुछ नहीं निकल रहा है। जो डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस भरी हुई थी ना, उन हाइड्रोजन गैस के एटम्स में से कुछ पार्टिकल्स निकल आए हैं, और ये पार्टिकल्स क्या हैं? अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज बेयर करते हैं, यानी कि ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, और यही पार्टिकल्स एनोड तक पहुंचे हैं। एनोड को क्रॉस करके कहाँ गए हैं? जिंक सल्फाइड की कोटिंग तक गए हैं, स्ट्राइक किया है और उसको ग्लो करवाया है। तो हुआ क्या? मैंने आपको बताया था कि अगर ये है क्या? एक एटम, एटम के अंदर होता है क्या? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हम बोलते हैं क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन्स होते हैं प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस के बाहर इस तरीके के एनर्जी शेल्स होते हैं, प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा है। इन एनर्जी शेल्स में हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस क्या करता है? एक तरीके का अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है सभी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, जैसे कि अर्थ लगाती है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। लेकिन जैसे जैसे हम अर्थ से दूर होते जाएंगे, सपोज हम अर्थ के एटमॉस्फेयर तक पहुंचे हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर से भी बाहर निकल आए हैं, हम स्पेस में आ गए हैं, तो स्पेस में क्या आपको ग्रेविटी फील होती है? नहीं होती है। हम तो उड़ते ही रहते हैं, एस्ट्रोनॉट्स उड़ते ही रहते हैं। सिमिलरली एटम के अंदर न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियर चार्ज या बोल सकते हो कि जो न्यूक्लियर फोर्स लगाता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, वो भी डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे हम बोलते हैं कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, जो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा ना न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे, वो कम होता जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके ऊपर न्यूक्लियर फोर्स तो बहुत ही कम लगने वाला है। इसके कारण क्या होगा कि जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो एटम से कूद के बाहर आने में सबसे आगे रहेंगे। क्यों? क्योंकि भाई एक तरीके से हो क्या रहा है, एटम में न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखने की कोशिश कर रहा है कि नहीं? और जैसे ही उसकी पकड़ कमजोर हुई, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस तक अट्रैक्टिव फोर्स की पकड़ कम हुई, इलेक्ट्रॉन तुरंत क्या हो गया? कूद के बाहर आ गया, एटम के बाहर आ गया। तो ये जो वोल्टेज लगाया गया था ना, जो बैटरी लगाई गई थी पूरे अपैरेटस में, इसके कारण क्या हुआ? हाइड्रोजन एटम्स के बीच में बम्बार्डमेंट हुआ, कोलिजन हुआ, जिसके कारण हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ गया। ये इलेक्ट्रॉन क्या था? अपने ऊपर एक नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, इसीलिए ये एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल था, और यही नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल जो है एनोड तक पहुंचा, और एनोड से कहां पहुंच गया? जिंक सल्फाइड तक पहुंच गया। इज दैट क्लियर? तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब एक और चीज है, सवाल ये है कि सपोज यहाँ पे क्या हुआ था? हाइड्रोजन के एटम्स थे, ठीक है, यहाँ पे क्या थे? हाइड्रोजन के एटम्स थे। तो हाइड्रोजन के एटम्स ने इलेक्ट्रॉन, अगर मैं एक ही हाइड्रोजन एटम की बात करूं, तो इस हाइड्रोजन एटम ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, और ये इलेक्ट्रॉन कहां चले गए? एनोड के पास चले गए। तो हुआ क्या? हाइड्रोजन का आयन नहीं बन गया। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा है ना कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन दे दे तो क्या बन जाएगा, या वो ले ले तो वो क्या बन जाएगा? एक आयन बन जाएगा। तो यहां पे भी तो हाइड्रोजन का एक आयन बन गया, और जो कि इसने इलेक्ट्रॉन दिया था, अपने अंदर की नेगेटिविटी निकाल दी थी बाहर, तो वो खुद क्या बन गया? पॉजिटिव बन गया।
यानी कि हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कौन सा आया, पॉजिटिव आया। अब इस हाइड्रोजन के ऊपर, आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, तो टेक्निकली देखा जाए तो इस पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को कहाँ जाना चाहिए था, कैथोड के पास जाना चाहिए था। भाई एटम से इलेक्ट्रॉन निकला तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गया, एनोड के पास पहुंच गया। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दोनों आ गए। तो इलेक्ट्रॉन को लूज करके जो एटम है वो आयन बन गया। अब जो कि इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो वो खुद क्या बन गया, पॉजिटिव आयन बना। तो ये पॉजिटिव आयन को टेक्निकली होना क्या चाहिए था, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसे कहाँ जाना चाहिए था, कैथोड के पास जाना चाहिए था। क्यों, क्योंकि कैथोड कैसा है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो दोनों ही ऑपोजिट चार्जेस को अट्रैक्ट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, तो साइंटिस्ट ने अपना दिमाग लगाया कि यार हो सकता है कि ये जो आयन है ना ये थोड़ा सा हैवी हो। इलेक्ट्रॉन्स, अभी मैं बताऊंगी आपको आगे सेशन में, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही हल्के होते हैं। मतलब आप एनसीईआरटी की ये लाइन है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो नेग्लिजिबल होता है। कई जगह तो हम इलेक्ट्रॉन के मास को लिखते ही नहीं है, इतना कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए बोला गया कि बहुत हल्का सा पार्टिकल था, तो शायद इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करके चले गए। लेकिन ये जो आयन बना है भाई, इस आयन के अंदर, आयन कैसे बना है, एटम से बना है। एटम के अंदर न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी हैं, न्यूट्रॉन्स भी हैं, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। तो भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का तो मास होगा, जिसके कारण एटम जब आयन बना तो वो हैवी रहा। समझे इस बात को, क्या बोला मैंने कि एटम से इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन का मास कम था इसीलिए वो शायद एनोड तक फ्लो करते हुए चला गया। लेकिन एटम के अंदर प्रोटॉन है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं, तो उनका तो कोई मास होगा। तो हो सकता है कि एटम जब आयन बना तो आयन का मास ज्यादा होगा, वो हैवी होगा, जिसके कारण वो कैथोड तक नहीं पहुंच पाया, या पहुंचा लेकिन कैथोड को पेनिट्रेट नहीं कर पाया, घुस नहीं पाया उसके अंदर। जैसे कि इलेक्ट्रॉन घुस जा रहे थे ना, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे थे, एनोड पे घुस जा रहे थे, उसके अंदर चले जा रहे थे और उससे बाहर निकल के पीछे जो जिंक सल्फाइड की कोटिंग थी उसको ग्लो करवा रहे थे। तो फिर साइंटिस्ट को रियलाइज हुआ कि यार हम इन आयंस के साथ कुछ अनफेयर कर रहे हैं। अगर इनका मास ज्यादा है तो इसमें इनकी गलती नहीं है, इसके कारण वो कैथोड को पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो एक काम करते हैं, इनका जो रास्ता है ना उसको हम इजी बना देते हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, अब उन्होंने फिर से सेम अपैरेटस लिया, वही डिस्चार्ज ट्यूब, वही कैथोड, वही एनोड, ठीक है, वही वैक्यूम पंप, वही बैटरी, उतने ही वोल्ट की, हाई वोल्ट की। लेकिन इस बार उन्होंने जो कैथोड लिया ना वो थोड़ा सा अलग था। अलग क्यों था, क्योंकि अब उस कैथोड में आ गए थे होल्स, परफोरेशंस, इसीलिए उसे क्या नाम दिया, परफोरेटेड कैथोड नाम दिया। उन कैथोड्स में छोटे छोटे होल, अभी तो यहाँ पे मैं आपको एनलार्ज्ड व्यू दिखा रही हूँ इसलिए आपको बड़े बड़े होल्स दिख रहे हैं 3, असली में बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो परफोरेटेड कैथोड लिया गया। क्यों लिया गया, क्योंकि उनको रियलाइज हुआ कि यार ये जो हाइड्रोजन के आयंस है ना ये थोड़े हैवी हैं, ये हो सकता है कि कैथोड को पेनिट्रेट ना कर पाए। तो एक काम करते हैं, इनके लिए थोड़ी सी जगह बना देते हैं, गड्ढे बना देते हैं, होल्स बना देते हैं, छेद बना देंगे तो ये आसानी से कैथोड को क्रॉस कर जाएंगे। और फिर क्या हुआ, कैथोड के पीछे देखो इस तरह से क्या लगा दी, जिंक सल्फाइड की एक कोटिंग लगा दी। जिंक सल्फाइड क्या होगा, जैसे ही चार्जेस आएंगे, ठीक है, चार्जेस आएंगे तो क्या होगा भाई, जैसे ही चार्जेस आएंगे तो वो ग्लो कर जाएगा, स्ट्राइक करेंगे चार्जेस उस पर तो वो ग्लो कर जाएगा। तो हुआ क्या, फिर से हम बोलते हैं कि उतना सेम पोटेंशियल 10,000 वोल्ट का वोल्टेज लिया गया, उतना ही सेम प्रेशर लिया गया, ठीक है, और इस बार जो है वोल्टेज अप्लाई किया गया। तो अब साइंटिस्ट को क्या ऑब्जर्व हुआ, अब साइंटिस्ट को समझ में आया कि भाई फिर से एक रे निकली है। वो रे कैसी थी, इनविजिबल थी। तो भाई दिख कैसे गई, दिख ऐसे गई कि इस बार कैथोड के पीछे जो जिंक सल्फाइड की कोटिंग लगाई हुई थी ना वो ग्लो कर गई। इसका मतलब क्या है कि जिंक सल्फाइड पे कोई ना कोई चार्जेस तो पहुंचे हैं, जिंक सल्फाइड तक क्या हुआ है, कोई ना कोई चार्जेस तो पहुंचे हैं। वो चार्जेस कैसे आए हैं भाई, तो परफोरेटेड कैथोड जो हमने लिया था उन परफोरेशंस को, उन होल्स को क्रॉस करके चार्जेस जिंक सल्फाइड तक पहुंचे हैं। अब साइंटिस्ट को लगा कि यार ये जो कैथोड है अगर इस तक कोई चार्जेस आ रहे हैं तो वो डेफिनेटली कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्यों, क्योंकि कैथोड तो खुद नेगेटिव है।
तो अगर नेगेटिवली चार्ज बॉडी के पास अगर कोई हम नेगेटिव चार्ज लेकर के आना चाहें तो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो अगर हमने बोला कि कैथोड जो कि क्या है, एक नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट है, मेटल है, अगर उसके पास कोई चार्जेस आ रहे हैं, उसके होल्स को क्रॉस करके अंदर घुस रहे हैं और जिंक सल्फाइड को स्ट्राइक कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। यानी कि यहाँ पे क्या आ रहे हैं, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि पॉजिटिव चार्जेस आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं भाई, पॉजिटिव चार्जेस आ रहे हैं। तो साइंटिस्ट को समझ में आया कि भाई कैथोड के सामने है कौन, एनोड है। तो हो सकता है कि यही एनोड हो, इस एनोड से ही क्या निकल रही हो, कुछ रेज निकल रही हो। जैसे गलतफहमी उनको पहले हुई थी ना पहले वाले एक्सपेरिमेंट में, वैसे ही उनको मिसअंडरस्टैंडिंग यहां भी हुई कि हो सकता है कि एनोड से क्या आ रही हो, कुछ रेज आ रही हो और इन रेज के पास क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, और यही रेज क्या कर रही है, कैथोड में आ रही है। ठीक है, और हम बोलते हैं कि अपने साथ में पॉजिटिव चार्जेस ला रही हैं, यही पॉजिटिव चार्जेस पीछे जाकर के जिंक सल्फाइड को ग्लो करवा रहे हो। तो इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम, क्योंकि साइंटिस्ट को ऐसा लगा था कि एनोड से रेज निकल रही हैं, इस एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहते हैं, इसे हम एनोड रे एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, या इसका दूसरा नाम भी है, इसे हम कैनाल रे एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। बाद में साइंटिस्ट को रियलाइज हुआ कि भाई जिस तरीके से कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में कैथोड रेज नहीं थी, वो इलेक्ट्रॉन्स थे, सिमिलरली बाद में इस एक्सपेरिमेंट में बोला गया कि भाई ये जो एनोड रे है ना, ये एनोड रेज कुछ नहीं है, कैनाल रेज कुछ नहीं है, ये क्या है भाई, ये हैं सब क्या, प्रोटॉन्स। ये सब क्या है, प्रोटॉन्स हैं। प्रोटॉन्स अपने ऊपर क्या करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज लिए रहते हैं। तो ये जो आपको समझ में साइंटिस्ट को दिखा कि जो जिंक सल्फाइड है कैथोड के पीछे वाला, वो ग्लो कैसे कर रहा है, वो ग्लो इसलिए कर रहा है क्योंकि ये जो आपने हाइड्रोजन गैस ली हुई थी, इन हाइड्रोजन गैस में जो हाइड्रोजन के जो एटम्स थे, उन एटम्स के अंदर क्या थे, प्रोटॉन्स प्रेजेंट थे। और यही प्रोटॉन्स जो कि अपने ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज लिए रहते हैं, यही प्रोटॉन्स हम बोलते हैं कि कैथोड तक गए परफोरेशंस के थ्रू और अंदर पहुंचे और जिंक सल्फाइड की कोटिंग को स्ट्राइक किया और उसे ग्लो करवा दिया। तो इनिशियली इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, एनोड रे एक्सपेरिमेंट, या इसको कैनाल रे एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो साइंटिस्ट को ये लगा था कि एनोड रेज और या हम बोल सकते हैं कि कैनाल रेज निकलती हैं, लेकिन बाद में पता चला कि भाई एनोड रे कैनाल रेज नहीं, उनको तो हम प्रोटॉन्स कहते हैं, और ये प्रोटॉन्स अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिए रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स लिए रहते हैं नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन लिए रहते हैं पॉजिटिव चार्ज। यही तो साइंटिस्ट प्रूव करना चाहते थे। उन्हें पता था कि जो एक एटम है वो इलेक्ट्रिकली कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद उनको पता चला कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि जिनके पास उनके नेगेटिव चार्जेस होते हैं, यानी कि एटम के पास एक नेगेटिव चार्ज है। तो डेफिनेटली अगर एक एटम कैसा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो उसके पास हो ना हो एक, आप बोल सकते हो कि नेगेटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए पॉजिटिव चार्जेस भी होंगे। और ये पॉजिटिव चार्जेस कौन कैरी करते हैं, कोई सर्टेन पार्टिकल्स करते हैं। तो अगर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उसके पास हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज है, तो उन नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए प्रोटॉन्स हैं, इन प्रोटॉन्स के पास प्रेजेंट होते हैं पॉजिटिव चार्जेस। तो इससे कंक्लूड ये किया साइंटिस्ट ने कि भाई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होंगे और एटम्स के अंदर हम बोलते हैं कि प्रोटॉन्स भी होंगे। ठीक है, तो देखा जाए तो अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर आप बोल सकते हैं कि मास कितना होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कितना मास होता है, तो कई जगह तो किताबों में हमारी खुद की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है, एकदम नेग्लिजिबल होता है। तो इलेक्ट्रॉन के मास को हम नेग्लिजिबल लिख देते हैं। प्रोटॉन के मास कितना होता है, प्रोटॉन का मास हम बोलते हैं कि 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। कितना मास होता है, दिस मच मास होता है। एनसीईआरटी की लाइन ये भी है कि जो प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई ना, तो साइंटिस्ट ने बोला कि भाई एक पार्टिकल ऐसा भी है एटम के अंदर जो कि इलेक्ट्रॉन से पता है कितना हैवी है, वो हम बोल रहे हैं कि 2000 टाइम्स हैवी है।
एनसीईआरटी के लिए ये लाइन है कि साइंटिस्ट ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो उनको पता चला कि भाई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन एक और टाइप का पार्टिकल है और ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से, पहले वाले पार्टिकल से 2000 टाइम्स हैवी है, यानी कि मास प्रोटॉन का 2000 टाइम्स ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, इतना सारा मास होता है। तो जब ये जितना मास आपको दिख रहा है प्रोटॉन का, ये भी तो कैसा है? कम है ना, 10⁻⁻27। तो देखा जाए तो ये भी कम है और इससे भी 2000 टाइम्स कम इलेक्ट्रॉन का मास। तो इससे तो अच्छा ये है कि हम इलेक्ट्रॉन के मास को क्या बोले कि भाई तुम नेग्लिजिबल हो, तुम हो ही नहीं। समझे इस चीज को? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मासेस को हम कैसे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि अगर उसको हम प्रोटॉन के मास से कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉन का मास 2000 टाइम्स कम होता है और खुद प्रोटॉन का मास कोई बहुत ज्यादा नहीं है, वो भी बहुत कम है, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg है, 10⁻⁻27 kg, और इससे भी 2000 टाइम्स कम इलेक्ट्रॉन का मास। इससे तो अच्छा यही है कि हम इलेक्ट्रॉन को बोले कि तुम्हारा जो मास है वो नेग्लिजिबल है, तुमसे ना हो पाएगा। और प्रोटॉन का मास हमने कितना ले लिया? इतना ले लिया। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर अगर हम चार्ज की बात करें तो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसकी जो यूनिट है वो हम कूलम्स में लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम बोलते हैं कितना चार्ज होता है? +-1 होता है। ठीक है। और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? +1 होता है। तो मासेस मैंने आपको बता दिया और चार्जेस मैंने आपको बता दिए कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है -1 का और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है +1 का। बस इस सेशन में इतना ही। इस सेशन में मुझे आपको ये बताना था कि किस तरीके से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। और हाँ, एक चीज़ और, जैसे कि इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाले कौन से साइंटिस्ट थे भाई? इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाले थे जे थॉमसन। अब प्रोटॉन को डिस्कवर करने वाले कौन आए भाई? एक और फेमस फिजिशिस्ट, या आप बोल सकते हो उनको साइंटिस्ट, जिनका नाम था क्या? गोल्डस्टीन। एंड यू नो व्हाट, ये जो गोल्डस्टीन थे ना, ये जे थॉमसन के स्टूडेंट थे। तो कैन यू इमेजिन कि एक स्टूडेंट ने क्या किया, अपने टीचर से इतनी पढ़ाई करी, इतने प्रो हो गए वो कि उन्होंने अपने टीचर को बोला कि सर आपने एटम का एक पार्टिकल डिस्कवर कर लिया ना, अब एटम को न्यूट्रल बनाने वाला जो दूसरा पार्टिकल है उसको डिस्कवर मैं कर लेता हूं। तो गोल्डस्टीन कौन थे? गोल्डस्टीन हम बोलते हैं कि जे थॉमसन के स्टूडेंट थे और उन्होंने ही प्रोटॉन की डिस्कवरी करी है। और ये जो एक्सपेरिमेंट है एनोड रे वाला, कैनाल रे एक्सपेरिमेंट, ये उन्होंने ही परफॉर्म किया था। तो आज के सेशन में मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई थी। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी से ही साइंटिस्ट के दिमाग में प्रोटॉन की डिस्कवरी की बात आई थी कि अगर एटम के पास इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी होने चाहिए। नेगेटिव चार्जेस कैरी करने वाले पार्टिकल्स हैं तो पॉजिटिव चार्जेस कैरी करने वाले पार्टिकल्स भी तो होने चाहिए, तब जाकर के तो एटम क्या होगा? एक न्यूट्रल एटम बन पाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बन पाएगा। तो इसीलिए गोल्डस्टीन ने क्या किया? दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, ये वाला एनोड रे वाला, और इस तरीके से उन्होंने प्रोटॉन की यानी कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की डिस्कवरी कर ली। मासेस मैंने आपको दोनों के बता दिए हैं, चार्ज मैंने बता दिया है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है कितना? -1, और प्रोटॉन के पास होता है कितना? +1 चार्ज। तो बस इस सेशन के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे कब? अपने नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम करने क्या वाले हैं? अब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये पता चल गया, लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का अरेंजमेंट कैसा होगा एटम में, ये तो हमें किसी ने बताया ही नहीं। तो अगले सेशन में हम क्या पढ़ेंगे? यही टॉपिक कवर करेंगे कि भाई इतनी सारी डिस्कवरी कर लिया, एक्सपेरिमेंट कर लिया, सब चीजें हो गई, लेकिन अरेंजमेंट भी तो बताओ। तो जे थॉमसन ने बोला रुको मैं बताता हूं। उन्होंने क्या किया? एक अपना मॉडल दिया और उस मॉडल के हिसाब से बोला कि देखो ये मॉडल है और इसी तरीके से एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स अरेंज्ड होते हैं। क्या था वो मॉडल, वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप क्या करेंगे? हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com, उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में अरेंज्ड, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com. Till then, keep learning with Magnet Brains. Thank you for watching.